हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लॉ स्कूल। जैसा कि आपको मालूम है कि सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन एमसीक्यू पैटर्न से होगा। यह पहला वीडियो है जो टैक्सेशन एक्ट 1961 में 50 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के व्यू से। इसमें टोटल 250 क्वेश्चन हैं जो टैक्सेशन एक्ट 1961 से आएंगे और पहला वीडियो है जो 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पैटर्न से। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डजंट इंक्लूड वेजेस, पेंशन, इंटरेस्ट एंड ग्रेजुटी। वेजेस भी है इसमें, पेंशन भी सैलरी में आती है, ग्रेजुटी भी आती है। जो नहीं आएगा वो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो पहला क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, ये इंटरेस्ट जो नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है टैक्सेबल अलाउंसेस फ्रॉम सैलरी। टैक्सेस अलाउंसेस फ्रॉम सैलरी, फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेंस अलाउंस, दूसरा डेरेंस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इसमें दूसरा बी डेरेंस अलाउंसेस आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी अराइज व्हेन फॉलोइंग कंडीशन गेट सेटिस्फाइड। फर्स्ट ऑप्शन देयर शुड बी capital assets, there should be a transfer, C transfer should be in previous year, the D है all the way. Capital gain tax liability arise, capital gain tax liability arise होगी तीनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो हमारा यानी कि all the above होगा इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द अलाउड अंडर सेक्शन 80E इन केस ऑफ हायर एजुकेशन लोन। 80E हायर एजुकेशन लोन, प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, इंटरेस्ट अमाउंट ओनली। इसमें सेकेंड ऑप्शन होगा इंटरेस्ट अमाउंट ओनली। जो टैक्स जो अलाउड होगा 80E के अंतर्गत वो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट ओनली होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5 द मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80C ट्रिपल सी 80CCD इज, मैक्सिमम डिडक्शन कितना 150 1,50,000 ओनली। मैक्सिमम डिडक्शन जो हमारा टैक्स है वो ग्रॉस टोटल इनकम से होगा, वो 1,50,000 है। सिक्स क्वेश्चन है डिडक्शन में टू फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, डिडक्शन में टू फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें 100% एग्जम्प्ट होता है। नेशनल डिफेंस, इसमें भी 100%। प्राइमरी मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक पे हम डोनेट करते हैं डिडक्ट, तो उसमें भी ग्रॉस सैलरी इनकम से ये तीनों 100%, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 लीगली वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आर इश्यूड थ्रू NSDI, CDLS नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, ये होगा हमारा CA सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ई मुद्रा के नाम से जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो CA इश्यू करता है, लाइसेंस सर्टिफिकेट। जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव होती है, इसे टेंडर भरने के लिए एक पेन ड्राइव के ड्राइव होते हैं, जब भी हम भेजते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल सब ऑनलाइन टेंडरिंग होती है, तो जो भी कोटेशन हम सबमिट करते हैं, जब भी लास्ट सबमिट करेंगे तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन इशू करता है? CA सर्टिफाइंग अथॉरिटी। मेरे पास भी एक है 5 साल का, 3700 रुपये कुछ लगे थे। जब भी हम टेंडर वगैरह भरते हैं तो उसका यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इज एग्जेम्प्टेड अप टू, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इज एग्जेम्प्टेड अप टू सेक्शन
सैलरी इसमें हमारा सेक्शन याद नहीं आ रहा है, बट 800 पर मंथ नहीं, सी होता है 1600 रुपये 1600 पर मंथ के हिसाब से ये एग्जेम्प्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम टैक्स वाज फर्स्ट लेविड इन द ईयर 1860, 1961, 1920, 1925। देखिए जो हमारा ये होगा इसमें 1860 फर्स्ट टाइम में विल्सन, द एज ऑफ विल्सन के एज में ये हमारा आया था एक्सिस्टेंस में। 1961 जैसा आपको मालूम है ये सब्जेक्ट का ही नाम है, द टैक्सेशन एक्ट 1961, और 1925 में हमारा प्रोविडेंट फंड का आया था। तो ये हमारा 1860 फर्स्ट टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था द एज ऑफ विल्सन के एज में। क्वेश्चन नंबर 10, इन द केस ऑफ डिले पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेनाल्टी शैल बी चार्ज्ड एज। यदि हम टैक्स पे करने में लेट होते हैं तो हमारा 1% के हिसाब से लगता है चार्ज, जो पेनाल्टी होती है। पिछली बार मैं भी लेट हो गया था तो पेनाल्टी 1% लगी थी, इसलिए मुझे याद है क्वेश्चन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, जैसे कि ट्राई एक टेलीफोन कंपनी का बोर्ड है, वैसे इनकम टैक्स का एक बोर्ड होता है, सीबीडीटी बोलते हैं जिसको। सीबीडीटी मीन सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स होता है, ये होगा पहले। किसके अंदर काम होता है? सीबीडीटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, किसके लिए काम? ये सीबीटी किसके अंदर काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। तो पर जो इसका एक बोर्ड होता है ये सीबीडीटी है, सीडीबीडीटी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट स्लाइड। सम ऑफ वेरियस हेड इज कॉल्ड, सम ऑफ वेरियस हेड इज कॉल्ड, 5 हेड होते हैं हमारे इसमें, जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होती है 5 हेड होती है, और उस हेड को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इन 5 हेडों को मिला के जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम होती है वो ग्रॉस टोटल इनकम से, अब इसमें से डिडक्शन होगा जो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट, जैसे सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, ऐसे इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हम शिफ्ट ना करें, जो लाइबिलिटी हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं अपनी लाइबिलिटी हम दूसरों को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे जीएसटी, हमने क्लाइंट से जीएसटी ले लिया 18%, और जब हम मेरा भरना हो तब हम भरते हैं, वो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैव बीन मेंशन्ड। इसमें तो पहले स्टिक लगा हुआ है, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड, हाँ सेक्शन 10 के अंतर्गत इसमें एग्जेम्पशन का दिया गया है प्रोविजन। और जो डिडक्शन का है वो सेक्शन 16, 24, 80 में दिया गया डिडक्शन का। सेक्शन 16, 24 एंड 80 में डिडक्शन का मेंशन प्रोविजन दिया गया हुआ है, बट एग्जेम्प्टेड का जो प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 10 में दिया गया हुआ है। इन विच सेक्शन इज रिलेटेड टू रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6। सेक्शन 10 में इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड का दिया गया है, 16 में डिडक्शन का दिया गया हुआ है। तो कौन से गलत हो गए? ये गलत है, ये दोनों मालूम ही है। शायद सेक्शन 8 हमारा रिवील है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 6, रेसिडेंशियल स्टेटस मेंशन इसमें किया गया हुआ है, जो एनआरआई और जो वगैरह होते हैं इसमें बताया गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है पहला क्वेश्चन हमारा, सेक्शन रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी इज। इनकम फ्रॉम सैलरीज का 15 में 15, 16 ये है पहला।
और डिडक्शन 16 है। हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24 से 22 से 24 से 28 होगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इज अलाउड अंडर, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इज अलाउड अंडर 1616, जैसे पहले क्वेश्चन बता रखा है। सैलरी से जो भी डिडक्शन होती है सेक्शन 16 में प्रोविजन दिया गया हुआ है। और जो कंप्यूटेशन क्वेश्चन नंबर 16 में दिखाया गया है वो 15 से 17 में, 15 to 17 में इसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को एक्सप्लेन किया गया, बताया गया हुआ है। और जो भी सैलरी से डिडक्शन होगा वो 16 में, सेक्शन 16 में। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम लिमिट इज ग्रेजुटी इज 1 लाख, 150, 1,20,000, 2 लाख। लास्ट ईयर तक तो मैक्सिमम ग्रेजुटी लिमिट जो है वो 20 लाख तक है, 20 लाख तक है। और इसमें मैक्सिमम दिया गया हुआ है 2 लाख। तो इसमें होना चाहिए तो 20 लाख, बट इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो मैक्सिमम लिमिट हम 2 लाख लेंगे। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर तक मुझे मालूम है, मैक्सिमम लिमिट ग्रेजुटी होती है वो 20 लाख तक होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्टेड। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये कहीं नहीं क्या, तभी गवर्नमेंट जॉब के लिए सब भागते रहते हैं। इसमें ग्रेजुटी फुली एग्जेम्प्टेड होती भी है। अब प्राइवेट, जो प्राइवेट होती है उसमें कुछ कंडीशन के हिसाब से टैक्सेबल होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्टेड है ग्रेजुटी। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच सेक्शन ग्रेजुटी हैज बीन मेंशन्ड। ग्रेजुटी हैज बीन मेंशन किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 10 सबसेक्शन, ये पहला जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए, सेक्शन 10 और सबसेक्शन 10 में मेंशन ग्रेजुटी है। सैलरी 17 सबसेक्शन 1 और इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 3(1) और इसमें हमारा दूसरा है सैलरी इनकम पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 3(1). सेक्शन 45 कैपिटल गेन के लिए है हमारा, इसका दूसरा होगा क्वेश्चन आंसर। कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 45 है। इनकम फ्रॉम कैपिटल के, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जो भी उससे कैसे हम प्रॉपर्टी है उससे इनकम होती है, कैपिटल गेन हो जाती है हमारी। कैसे कोई प्रॉपर्टी हमने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए, अगले साल 12 लाख है, तो 2 लाख क्या हमारा कैपिटल गेन है। हमने इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख, हमारा इनकम हुआ है बेचने के बाद। तो ये सेक्शन 45 में कैपिटल गेन में प्रोविजन दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, ये 2 हेड होते हैं। इसमें कहने क्या है, ये 2 हेड होते हैं, आगे चल के हम बताएंगे 2 हेड कौन कौन से, शायद क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 23, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर सेक्शन 24। जो डिडक्शन एनुअल वैल्यू है, कौन सा एनुअल वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी में है। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू फ्रॉम प्रॉपर्टी इज अलाउड अंडर सेक्शन 24। क्वेश्चन नंबर 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यूज अलाउड। मैक्सिमम इंडस्ट्रियल जो हमारा डिडक्शन होता है वो 30% ही है, ये सही है, पहले से टिक लगा हुआ है इसमें, बोल्ड है, 30 है। क्वेश्चन नंबर 25, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्सेस, 1961 में आया था। हाँ, इसकी जो डेट है वो 13 सितंबर 1961, 13 सितंबर 1961 को इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्सेस जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये सब में एप्लीकेबल था। बट आप कोई भी एक्ट पारित होता है वो इंक्लूड जम्मू कश्मीर होता है, कब से? जब से 370 हटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज, इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है? 298 सेक्शन। टोटल कितने हैं? 298 सेक्शन हैं इसमें। जैसा कि आप जानते ही हो यार, कानपुर यूनिवर्सिटी में ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है जैसा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि ये भी पूछ सकता है। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट है।
The TDS certificate issued by an employee to his employees in case of salary income. जैसे कि हमारे पास कोई एम्प्लॉई है और वो ITR नहीं भरता है तो उसको हम फॉर्म 16 इशू करते हैं। TDS सर्टिफिकेट के लिए क्या होता है, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज है, जो हम पहले ही टैक्स पे कर देते हैं। कितने परसेंट होता है, 2%। ये होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, द TDS फुल फॉर्म। ये फॉर्म 16 के अंतर्गत हम इसमें दिखाते हैं जब ITR पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इनकम टैक्स एक्ट हैज शेड्यूल, पहले ये 14 शेड्यूल है, टोटल सेक्शन 298 है और शेड्यूल 14 है। क्वेश्चन नंबर 29, कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी अराइज व्हेन फॉलोइंग कंडीशन गेट फुलफिल्ड। इस पर पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, ये कहीं है तो इसका ये जो अराइज लायबिलिटीज अराइज होती है 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और भी कंडीशन है, इसमें 3 दिया हुआ है, ये 5-6 कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 30, इनकम टैक्स फ्रॉम सोर्सेस इंक्लूड डिविडेंड अदर सोर्सेस। हाँ, जो 5 हेड हैं उसमें 5 हेड में एक सोर्स हमारा आता है कमीशन, जो इनकम होती है वो डिविडेंड, मतलब अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कुछ टाइप का अलग से, कैसे फीस है, कमीशन है, डिविडेंड है, तो ये हमारा पहला ही होगा डिविडेंड। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमने शेयर खरीदा उसमें डिविडेंड मिला। डिविडेंड मीन होता है लाभांश, लाभ का कुछ हिस्सा डिविडेंड बोलते हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, डोनेशन मेड टू फॉलोइंग आर एलिजिबल फ्रॉम 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ये भी दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये भी पहले ही इसमें है, तो इसमें आंसर नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, प्रोविडेंट फंड एक्ट वाज पास्ड इन 1925। PF एक्ट जो बना था वो 1925 फर्स्ट टाइम। Question number 33, rent free accommodation given to employee by the employer is a profit in lieu of salary, second perquisite, section 17(2), allowances, all the above. Free accommodation, rent free accommodation given to employee by the employer is a, ये perquisites, perquisite मीन होता है कुछ बेनिफिट जो सैलरी के अलावा मिलती है हमें। perquisites इसका हिंदी शायद अनुलाभ जहां तक होता है। परक्यूसाइट सेक्शन किसमें मेंशन है, 17 सबसेक्शन 2। सैलरी के अलावा जो भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उनको हम परक्यूसाइट्स बोलते हैं। सेक्शन 34, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस फॉल्स अंडर द बोर्ड, ये अदर सोर्सेस में आएगा। जैसा कि आपको बताया है कि कम्यूटेशन ऑफ इनकम 5 हेड होते हैं, 5 हेड में एक अदर सोर्सेस का भी आता है, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, कमीशन हो गया, फीस हो गया, ये चीजें जो है ना, तो एक हेड है हमारा अदर सोर्सेस में, इनकम फ्रॉम हॉर्सेस रेस में जो भी इनकम होगी वो अदर सोर्सेस में, ये हमारा टैक्सेबल में ग्रॉस सैलरी मतलब ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। अच्छा, हेड ऑफ इनकम, सैलरी नंबर एक हेड है, कैपिटल गेन भी हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है 3, और ये हेड नहीं है इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो भी कैसे कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे आपने सुना होगा, कंट्री टू कंट्री होती है ना, जो हमने मान लीजिए कुछ सामान हमने भेजा तो गवर्नमेंट यदि हमसे यहीं पर टैक्स ले लिया और हम अमेरिका या कहीं और भी कंट्री में भेजते हैं तो वहां पे वो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स एक ही बार अप्लीकेबल होगा, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे जो कंट्री हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे ले लीजिए, इसलिए ये हेड नहीं होगा इनकम बेस में। 5 हेड में सैलरी भी है, कैपिटल गेन भी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज अलाउड एज पर सेक्शन। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, entertainment allowances allowed per section, ये 16(2).
16 इस 16 में तो हमारा दिया गया है डिडक्शन का, ये रिपील्ड है। सेक्शन 2 ये इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, जैसे मूवी वगैरह निकलती है ना, तो इनमें इंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी होता है। इंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेबल वो लगाती है। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट levied by the state government? is not प्रोफेशनल टैक्स। आपने कैसे वैट सुना होगा पहले, वैट हमारा कैसे पेट्रोल पे वैट लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज टैक्स लगाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट हमारा वैट लगाती है, इंटरटेनमेंट टैक्स भी लगाती है। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो आपने सुना होगा कि ये मूवी इस स्टेट ने टैक्स फ्री कर दिया है, तो इंटरटेनमेंट टैक्स मूवी पे लगता है। जैसा कि अभी कोई मूवी आई थी तो यूपी गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया था। प्रोफेशनल टैक्स जैसे ये नहीं लगाती कभी भी स्टेट गवर्नमेंट, प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगाती, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस इज, ये 4% होता है, चाहे एजुकेशन का हो चाहे हेल्थ का हो, दोनों ये 4% है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है हेल्थ सेस इज तो 4%, एजुकेशन सेस 4%, हेल्थ सेस 4%। हु एमंग द फॉलोइंग confers on the power to issue circular and clarification? Who among the following confers on the power issue circular and clarification? जाहिर सी बात है जो हेड है हमारा बोर्ड है वो तो वही करेगा ना, सीबीटी। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ही हमारा, क्लैरिफिकेशन कोई भी सर्कुलर इशू करेगा तो यही करेगा, बोर्ड ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स 1961 डिफाइन द टर्म्स पर्सन। पर्सन को डिफाइन कहाँ किया गया है? सेक्शन 2, ये है हमारा पहला होगा। इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन द टर्म्स पर्सन, इसमें पर्सन को हमारा किया गया है। और सेक्शन 6 क्या है? ये रेसिडेंशियल स्टेटस दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 41 नेक्स्ट स्लाइड। सीबीटी इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Who is SSC in the case of HUF? HUF mean Hindu Undivided Family, living together and earning together. That is the HUF. इसमें SSC कौन होगा? SSC वो जो लाइबिलिटी, जिस पे लाइबिलिटी होता है टैक्स पे करने का। कॉर्पोरेटर्स डीम्ड करता मीन जो उसका मुखिया हो HUF का, उस पे हमारा लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जो भी अर्निंग होती है। लिविंग टुगेदर एंड अर्निंग टुगेदर। सैलरी इज डिफाइंड, सैलरी कहाँ डिफाइन की गई है? सैलरी डिफाइन की गई 17 सब सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 44, इनकम टैक्स इज लेवाइड ऑन, किस पे लेवाइड? अरे टोटल इनकम पे होगा भैया, और किस पे होगा? इनकम टैक्स किस पे है? टोटल इनकम पे है। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 45, एचआरए फुली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल। पार्शली टैक्स तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो भी कुछ कंडीशन पे, अदरवाइज ये एचआरए हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, ये फुली टैक्सेबल है। क्वेश्चन नंबर 47, सीबीडीटी स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। दो हमारे, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन होगा इसमें, सीबीडीटी। इनकी 2 बॉडी होती है, एक डायरेक्ट टैक्स के लिए, एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स वालों को हम बोलते हैं सीबीआईसी। सीबीआईसी स्टैंड फॉर या मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होगा ये।
दो ही बॉडी होती है, एक डायरेक्ट टैक्स के लिए होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। जीएसटी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को मतलब जिस पहले हमारी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1% टू 100%। वो कौन सा टैक्स है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है? डायरेक्ट टैक्स की कभी नहीं होगी, इनडायरेक्ट टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन ही ऐसी है जो लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है, वो होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? जैसे सपोज दैट हमने एक, जैसे मेरी कंपनी है और मेरा कमर्शियल किचन रेफ्रिजरेशन बेकरी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे मान लीजिए बेकरी इक्विपमेंट हमने कहीं सेल किया, यूपी में सेल किया, सपोज दैट मैं दिल्ली से कानपुर भेजा, तो इसमें जीएसटी लेते हैं, स्टेट जो भी स्टेट कोड होगा जीएसटी यूपी का, और हमने क्लाइंट से 18%, कैसे एक बेकरी इक्विपमेंट में 18% ले लिया। उस क्लाइंट का तो हमने ले लिया, जो भी इंडिविजुअल का होगा उसकी लायबिलिटी क्या है? टैक्स पे करना। वो डायरेक्ट टैक्स हो जाए तो हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा। और जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे करेंगे। जब भी हम अपना टैक्स आईटीआर भरेंगे तो उसको हम सबमिट करेंगे, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 50, इट वाज ओनली फॉर द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट दैट ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम, just was the sun draw moisture from earth to give it back to 1000-fold. Who wrote this? अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, किसी बुक में था। हाँ ठीक ठीक, ये अर्थशास्त्र में है जो कौटिल्य ने लिखी है, और कौटिल्य ने ही एक स्टेटमेंट ऐसा है कि टैक्स ऐसा लगाओ जैसे बारिश, मतलब इतना लगाना चाहिए जब सूरज पड़ता है तो उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, जो वाष्प के हिसाब से वो मॉइस्चर लेता है, वैसे किसी भी इंसान को महसूस ना हो टैक्स पर। आजकल जानते हो भैया पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है, डबल रेट हो जाता है। तो सरकार को ऐसे ही चाहिए जैसे सूर्य जो हमारा होता है, जो धूप निकलती है और उससे थोड़ा सा हम मॉइस्चर सूर्य अर्जित कर लेता है मॉइस्चर के रूप में, फिर वही बरस जाता है, सबके लिए बरसता है। यदि भैया आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जल्दी से मिलेंगे। इसमें टैक्सेशन एक्ट 1961 में 250 क्वेश्चन है मेरे पास। हम हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।